जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं रुक्मणी प्रकाशन से। यदि आप लोगों से देखना चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारा वीडियो वहाँ उपलब्ध मिलेगा प्लेलिस्ट के रूप में। रुक्मणी प्रैक्टिस सेट के नाम से वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। और यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट भी मैं 15 प्रैक्टिस सेट जो यूटेरिया का था उस बुक को कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसका ही प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों। और साथ ही साथ एक और वीडियो मैं देता हूँ जो करंट अफेयर से है, स्पीडी करंट अफेयर से। यदि आप लोग उससे भी नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और वो 11 वीडियो अपलोड है, उसे भी जाके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और भारतीय संविधान से और भारतीय इतिहास से पूरी बुक का प्रैक्टिस है, पूरी बुक को मैं जो घटना चक्र बुक है उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। यदि आप लोग उससे भी नहीं देखे हैं तो उससे भी जाकर के प्लेलिस्ट में देखें। और इन सभी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा लिंक को। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है, पसंद आता है दोस्तों, उससे कुछ सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जितना ज़्यादा दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का वॉल्यूम 2 का है। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण विश्व 23 का खिताब जीता है? पुरुष टीम ने कौन सा 13वां संस्करण विश्व 23 का खिताब जीता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हॉकी पंजाब ने, पंजाब के टीम ने 13वां संस्करण विश्व 23 का खिताब जीता है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण पंजाब ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य ने 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर की हस्ताक्षर किया है, वो कौन सी राज्य है? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सड़कों की कनेक्टिविटी एवं लचीलेपन के सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं एडीबी बैंक से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, मध्य प्रदेश राज्य ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश। यदि आपसे मध्य प्रदेश की राजधानी पूछते तो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, यदि आपसे अभी पूछ दिया जाए तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं वो डॉक्टर मोहन यादव हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र को यदि हम देखेंगे तो महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, और 1960 में महाराष्ट्र का गठन हुआ था। और महाराष्ट्र के तो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र में। असम को यदि देखें, असम में कौन है? असम का मुख्यमंत्री गुलाब चंद कटारिया हैं, ये भी नए बने हैं। और असम का गठन हुआ था 1950 में। और कौन है असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। सॉरी दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री है। यदि आपसे असम के राज्यपाल के बारे में पूछे तो गुलाब चंद कटारिया है। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। और उत्तर प्रदेश के तो राजधानी लखनऊ हुआ और इसका भी गठन 1950 में हुआ था। अभी इसके राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसमें कहा गया दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर विश्व 23 चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर विश्व 23 हेलुसेंट को चुना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, हेलुसेंट को। इसका तात्पर्य होता है मति भ्रम से, इसका तात्पर्य मति भ्रम होता है। इसको बर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डिक्शनरी ने खोजा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 4 में। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप विश्व 24 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप विश्व 24 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा?
जो प्रश्न दिया है दोस्तों, तो यूके में आयोजित किया था। यूके में आयोजित किया जाएगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन यूके में और यूके के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, इसमें से फंगा अभियान शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा अभियान की शुरुआत की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 10 डिग्री चैनल को देखें तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है और इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 8 डिग्री चैनल के बारे में यदि हम देखें, 8 डिग्री चैनल ऑप्शन नंबर ए, तो 8 डिग्री चैनल है मालदीव को मिनी क्वाय से अलग करती है। मालदीव को मिनी क्वाय से अलग करने वाला कौन है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी क्वाय से अलग करती है। डंकन पैसेज देखें, डंकन पैसेज है जो दक्षिणी अंडमान है और जो लघु अंडमान है उसके मध्य में उन दोनों को अलग करती है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज है जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करते हैं। 10 डिग्री चैनल डंकन पैसेज, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल यदि आपसे पूछे तो 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनी क्वाय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनी क्वाय से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है दोस्तों। यदि मन्नार की खाड़ी के बारे में बोले तो वो कहाँ है? दक्षिणी अंडमान और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो वो कौन 4 में से है भारतीय राज्य जिसका कोई तटरेखा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी बिहार का कोई तटरेखा नहीं है। बिहार का कोई भी तटरेखा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि आपसे बिहार के राज्यपाल के बारे में अभी पूछ ले दोस्तों, तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे, ये हैं। और यदि आपसे पूछे बिहार का गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था या स्थापना हुआ था। गुजरात के बारे में पूछ लिया आपसे, यदि गुजरात के बारे में पूछा जाए तो गुजरात के जो राजधानी है गांधीनगर है और गुजरात 1960 ईस्वी में बना था। इसके राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं दोस्तों। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। यदि आपसे पश्चिम बंगाल के बारे में पूछे तो पश्चिम बंगाल है, इसके मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और यदि राज्यपाल आपसे पूछ लिया जाए तो सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और इसका गठन 1950 में हुआ था। पश्चिम बंगाल को कोलकाता इसकी राजधानी है। यदि आपसे आंध्र प्रदेश के बारे में पूछे तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अभी तो फिलहाल में आंध्र प्रदेश की राजधानी और विशाखापट्टनम बताई जाती है दोस्तों। कहाँ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी है और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। अभी वहाँ के जो राज्यपाल के रूप में यदि आपसे पूछा जाए कौन है, तो एस अब्दुल नजीर वहाँ के राज्यपाल हैं। एस अब्दुल नजीर हैं जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारतीय राज्य कोई तटरेखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य का कोई भी तटरेखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए इसी में कि कितने भारतीय राज्य हैं जिनके तटरेखा हैं, तो कुल 9 भारतीय राज्य हैं जिनके तटरेखा हैं। कितने? तो कुल 9। इधर से देखें और इधर से देखें तो कुल 9 भारतीय राज्यों की तटरेखा है। तो यहाँ से यदि हम देखें, सबसे पहले गुजरात होगा, उसके बाद महाराष्ट्र होगा, उसके बाद गोवा है और कर्नाटक है और केरल है। इधर का 1 2 3 4 5 इधर है और 4 इधर है। यहाँ तमिलनाडु हो गया दोस्तों, फिर यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद आपको उड़ीसा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 4 ठो है, तो 5 इधर से और 4 इधर से, टोटल कितने? 9 हो गए हैं दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी बिहार में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है कौन सा राज्य? ये प्रश्न पूछा है हमसे दोस्तों।
यदि हम इसे देखें, बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है, तो 4 में इसमें से मालदीव है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मालदीव है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। मालदीव, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन सा देश है? तो भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और नेपाल है बिम्स्टेक का सदस्य। बिम्स्टेक का गठन हुआ था वर्ष 1997 में हुआ था दोस्तों। बिम्स्टेक का गठन वर्ष 1997 में हुआ था, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। और 1997 में म्यांमार में के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बिम्स्टेक का पूरा फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 में। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 में है वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। तो वाचस्पति पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो वाचस्पति पुरस्कार है जो बांग्ला साहित्य के लिए दिया जाता है। बांग्ला साहित्य नहीं है दोस्तों। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है। संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार है वाचस्पति पुरस्कार, या बिरला फाउंडेशन की तरफ दिया जाता है दोस्तों। और वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में की गई थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार यदि आपसे पूछे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो वाचस्पति पुरस्कार कब दिया गया था? 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? वो है हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिल गया है वो हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में मिला था दोस्तों। 1968 ईस्वी में मिला था हरगोविंद खुराना को दी गई थी चिकित्सा के क्षेत्र में, जबकि चंद्रशेखर को वर्ष 1983 ईस्वी में भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था चंद्रशेखर को। और भारतीय मूल के यूके निवासी वेक्टर रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेक्टर रमन है जो कहाँ के थे? वो ब्रिटेन के थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसमें किया गया है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है। तो माधव निदान पुस्तक किससे संबंधित है? तो रोग विज्ञान से संबंधित है। माधव निदान पुस्तक रोग विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ है माधव निदान। इसका मूल नाम रोग विनिश्चय है दोस्तों। इसका मूल नाम क्या है? रोग विनिश्चय। चरक संहिता, अष्टांग संग्रह आदि प्राचीन चिकित्सीय आयुर्वेद ग्रंथ है। हिप्पार्कस को एक यूनानी ज्योतिषी, खगोल शास्त्र एवं गणितज्ञ थे। सुश्रुत संहिता, शल्य चिकित्सा से संबंधित प्राचीन पुस्तक है सुश्रुत संहिता। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गए? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसमें कह रहा है चिकित्सा से संबंधित कुछ पुस्तकें कौन है? माधव निदान आयुर्वेद प्राचीन ग्रंथ है। चरक संहिता, अष्टांग संग्रह और प्राचीन है। चिकित्सकीय आयुर्वेद पुस्तक है। खगोल एवं विज्ञान से कौन संबंधित है? गणितज्ञ एवं विज्ञान से कौन संबंधित थे? तो हिप्पार्कस थे। और सुश्रुत संहिता है जो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है वर्ष 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? तो वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान की स्थापना हुई। दक्षिणी सूडान देश अफ्रीका से अलग हुआ और वह 9 जुलाई 2011 को हुई। और यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश तथा संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश बना था। दक्षिणी सूडान जनमत संग्रह द्वारा सूडान से अलग हुआ था दोस्तों। इसका राजधानी जुबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है और मुद्रा पाउंड है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 13 में, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया गया? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन नवंबर 2023 में बैंकॉक में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों। और G20 का जो सम्मेलन G7 ग्रुप की बैठक की मेजबानी जापान में आयोजित किया गया था। G7 का कहाँ गया था? जापान में। और 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन में विदेश मंत्री भारत सरकार द्वारा फिजी देश के नामदी शहर में आयोजित किया गया था। यदि ये तो 13वां था। तीसरा विश्व हिंदू है
ठीक है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बैंकॉक में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के लोकपाल कौन है, यह है प्रश्न पूछा गया। तो वर्तमान समय में भारत के लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में भारत के लोकपाल है दोस्तों। भारत के लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हैं। यदि आपसे गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में देखें, ऑप्शन नंबर ए, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है जो भारत के 14वें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, CAG है। भारत के 14वें CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है जो भारत के 14वें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। यदि यदि आपसे आर वेंकट रमनी के बारे में पूछे, तो आर वेंकट रमनी है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी है दोस्तों। आर वेंकट रमनी रमनी क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। डी वाई चंद्रचूड़ है भारत के 50वां उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। और भारत के लोकपाल कौन है अभी? तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 115 नंबर प्रश्न के जो चलते हैं, तो 15 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध कहाँ करता है? तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 नियंत्रण महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यकाल का उपबंध करता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह इस विभाग के अन्य अधिकारी कैग के अधीन कार्य करते हैं। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष, CAG का कार्यकाल कब कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संसद की जो लोक लेखा समिति है के मित्र होते हैं, मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, गाइड के रूप में कार्य करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का क्या क्या कहते हैं? उसके मार्गदर्शक बताए जाते हैं, उसके मित्र बताए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 31 नंबर प्रश्न में। 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत में केंद्र और किस राज्य के सभी प्राप्तियों और व्यय की सम परीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? किसी राज्य की भारत और केंद्र सरकार के बारे में पूछा गया है, तो किसकी होती है ये जिम्मेदारी? नियंत्रण महालेखा परीक्षक की जिम्मेदारी होती है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की सम परीक्षा करने की जिम्मेदारी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त के संरक्षक होते हैं और कैग के पेंशन और भत्ते भारत के संचित निधि से प्राप्त किए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक संबंधित 148 से 151 तक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अशोक का रुम्मीदेई स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुम्मीदेई स्तंभ लेख है जो किससे संबंधित है? तो अशोक का रुम्मीदेई स्तंभ लेख है जो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 20वें वर्ष में बुद्ध के जन्म स्थान रुम्मीदेई गया था और रुम्मीदेई एक लघु स्तंभ लेख है जिसके अशोक ने खुदवाया था और रुम्मीदेई नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। अशोक ने शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गांव को धार्मिक कर को कम कर दिया गया था। अशोक के समय भू राजस्व की मात्रा 1/6वां भाग था। अशोक के समय जो लुम्बिनी गांव था उसमें भू राजस्व प्राचीन काल में भू राजस्व कितना भाग था? 1/6 भाग था, लेकिन वहां घटाकर कितना कर दिया गया था? 1/8वां भाग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे चलो। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस संहिता का नाम न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। कॉर्नवालिस संहिता के नाम से न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 34 में। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पत्र कौन था? तो नजीब खां अहमद शाह अब्दाली का
विश्वास पात्र था? रोहिला सरदार अहमद साहब अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब शाह था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अहमद साहब अब्दाली का कार्यकाल देखिए 1748 से लेकर 1768 के बीच भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया था अहमद साहब अब्दाली। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। और अहमद साहब अब्दाली का एक प्रमुख युद्ध भी है भारत में दोस्तों, उससे भी देख लें तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था अहमद साहब अब्दाली के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, 14 जनवरी 1761 में किसने किया था? अहमद साहब अब्दाली। इसके सरदार कौन थे? रूहेला सरदार अहमद साहब अब्दाली के विश्वास पात्र कौन था? तो नजीब खां था। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1875 में की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था दोस्तों, उनका मूल नाम मूल शंकर था। जन्म गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी पूर्णानंद मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखे थे। मूल शंकर उनका बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का उनका नाम किसने बदला था? स्वामी पूर्णानंद ने। दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। और दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के लिए उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1867 में धर्म प्रसार करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। पाखंड खंडनी पताका दयानंद सरस्वती ने किए थे। और दयानंद सरस्वती की प्रमुख कृति है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख कृति है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 में। 36 नंबर प्रश्न में सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो सामाजिक त्योहार नुआखाई जो है भारत के असम से संबंधित है। नुआखाई भारत के उड़ीसा से संबंधित है दोस्तों। नुआखाई त्योहार उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बसंत उत्सव यदि आपसे पूछे तो पश्चिम बंगाल में बसंत उत्सव मनाया जाता है। उगादी त्योहार कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादी त्योहार कर्नाटक में मनाया जाता है। तो नुआखाई कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 37 में। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गिरजा देवी ठुमरी गायक के लोकप्रिय गायिका थी। तो गिरजा देवी किससे संबंधित है? बनारस घराने से। और लखनऊ घराने से कौन थे? लखनऊ घराने से आपको पंडित बिरजू महाजन, अच्छन महाराज, ये कौन है? तो लखनऊ घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बनारस घराने से गिरजा देवी थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 38 नंबर प्रश्न में दोस्तों। मैचिंग करना है, प्रमुख नदियों उसके उद्गम स्थान से मैचिंग करना है। तो हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग इसे देखेंगे तो यमुना का उद्गम स्थान कहाँ है? यमुनोत्री है यमुना का उद्गम स्थान। यदि आपसे महानदी का उद्गम स्थान देखे तो सिहावा के निकट है महानदी का उद्गम स्थान। सिहावा के निकट है महानदी का उद्गम स्थान। यदि आपसे कृष्णा के उद्गम स्थान के बारे में पूछे तो महाबलेश्वर है कृष्णा नदी के उद्गम स्थान। और गोदावरी का उद्गम स्थान नासिक में है दोस्तों। तो इस प्रकार मैच करें 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। यदि यमुना को देखें हम तो यमुना नदी बंदरपुछ श्रेणी से के यमुनोत्री हिमानी टेहरी गढ़वाल जिले से निकलती है। यमुना की सहायक नदी को देखें दोस्तों, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, करेन, सेंगर आदि यमुना की सहायक नदी है। कृष्णा नदी को देखें, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है? तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा, महाबलेश्वर से। ठीक है। और इस नदी की सहायक नदी कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, यरला, परना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी आदि हैं जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यदि हम गोदावरी को देखें, गोदावरी नदी की उद्गम स्थल नासिक जिले में है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर गांव की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी है। गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता, पूर्णा, प्रवधा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां। यदि महानदी को देखें तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है दोस्तों, सिहावा के पहाड़ी के पास से। तो महानदी
की सहायक नदियां ईब, मौड, तेल, जोक, हंस देव और शिवनाथ महानदी की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 में। यदि 39 नंबर प्रश्न में देखें हम, इसमें दिया गया है कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कालबेलिया कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 41 में। 40 नंबर प्रश्न है, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में साहूकार है। तो मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में कौन है? तो साहूकार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में कौन है? तो साहूकार है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 41 नंबर प्रश्न में। 41 में कहा गया निम्नलिखित रूप से कौन सा न्यूनतम तरल है? तो न्यूनतम तरल कौन है? अचल संपत्ति न्यूनतम तरल आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अचल संपत्ति क्या है? न्यूनतम तरल है। 42 नंबर प्रश्न देखें दोस्तों, 42 में दिया गया है, 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक का आहरित उत्तर दिनांक चेक कहा है? तो किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक का आहरित उत्तर दिनांक चेक कहा है? तो क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। ये महात्मा गांधी का कथन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इस प्रस्ताव के उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन ने भेजा था यह प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। और इसका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे, जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे। अब विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा की है और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था और पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव के संबंध में कहा था, क्रिप्स मिशन के संबंध में, जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो बुरी तरह से मायूस हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 43 नंबर प्रश्न में दिया गया 43 में कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो नमक सत्याग्रह के गिरफ्तार हो जाने के बाद गांधी जी को उनका स्थान किसने दिया था? तो उनकी स्थान पर अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्बास तैयब ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद अब्बास तैयब ने आंदोलन के नेता के रूप में स्थान लिए थे। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे दोस्तों। कहाँ से शुरुआत किए थे? साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को इस घटना को सविनय अवज्ञा नाम दिया गया है और 6 अप्रैल के बाद ही उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 में। इसमें कहा गया पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुआ था। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। और कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में यरवदा जेल में हुआ था। पूना पैक्ट के द्वारा दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने की ब्रिटिश सरकार की घोषणा को रद्द कर दिया गया और हरिजन नामक दलित को महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। हरिजन नाम महात्मा गांधी जो द्वारा दिया गया दलितों को हरिजन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं, लेकिन पूना पैक्ट अम्बेडकर के बीच 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे है 45 में कहा गया 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडूरम था? किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडूरम था? तो 1857 के क्रांतिकारियों में से तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पंडूरम था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 में है। 61 नंबर प्रश्न में दिया गया है। 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इसमें दिया गया है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। आगे की ओर चलते हैं 62 में 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पैट्रिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 1946 में क्लेमेंट इटली ने भारतीयों की समस्या को समाधान हेतु 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की स्थापना किए थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली थे,
जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 3 सदस्यीय टीम को भेजा था और कैबिनेट मिशन में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। और पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। एवी अलेक्जेंडर जो थे नौसेना मंत्री थे। नौसेना के प्रमुख थे कौन? एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंची थी। कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंची थी। कब पहुंची थी? 24 मार्च 1946 को, ठीक है। और 16 मई 1946 को प्रकाशित हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को। और अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा के गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन किया गया था। तो हमसे पूछा है कौन इसके अध्यक्ष थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 की ओर। 63 में दिया गया है दोस्तों इसमें कि मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय विवाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेश तत्व के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है, ये पूछा गया है। तो महत्व क्या है इसके बारे में पूछा दोस्तों। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक दृष्टिकोण से निदेशक तत्व की तुलना में मूल अधिकार को उच्चता की स्थिति प्राप्त की गई है। मूल अधिकार को नीति निदेशक तत्व की तुलना में मूल अधिकार उच्चतम है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार विवाद में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार विवाद में मूल अधिकार को नीति निदेशक तत्व से उच्च माना है दोस्तों। यदि आपसे पूछे मिनर्वा मिल्स बाद कब आया था, तो वर्ष 1980 में मिनर्वा मिल्स बाद आया था। मिनर्वा मिल्स बाद वर्ष 1980 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 64 में। प्रश्न नंबर 64 में है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए 6 माह से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 65 नंबर प्रश्न में। 65 में कहा गया है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी वर्ष 1971 में मिली थी दोस्तों। वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। यह 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 66 में। कहा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए हुए नाम के बारे में कहा गया है। इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन में हुआ था। सही है, नाम की उत्पत्ति बांडुंग सम्मेलन में हुआ था। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 67 में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 67 नंबर प्रश्न में है तो रूस मास्को सही है दोस्तों। रूस की राजधानी कहाँ है? तो यह मास्को है, ये बिल्कुल सही आंसर है। रूस की राजधानी मास्को हो गया और कनाडा का ओटावा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा हो गया। लेकिन चीन का संघाई नहीं है। चीन की राजधानी बीजिंग है दोस्तों और चीन की मुद्रा रेनबिनबी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। हमसे पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 68 में। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति लंदन से वारसा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है और दूसरी रेखा वारसा से ओस्लो और तीसरी रेखा ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगी? तो इस त्रिभुज में पूरी तरह कौन सा देश आएगी? तो डेनमार्क है जो इस रेखा में पूरी तरह आएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो डेनमार्क की राजधानी पूछे तो कौन है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क है जो इसमें डेयरी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। डेयरी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वारसा किसकी राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी वारसा है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। लाटविया की राजधानी रीगा है। लाटविया की राजधानी यदि आपसे पूछे तो रीगा है लाटविया की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों
69 में 69 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है। तो किस राज्य में सबसे अधिक 9 लिपियां प्रचलित है जनगणना के अनुसार में? तो पश्चिम बंगाल में 9 लिपियां प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 70 नंबर प्रश्न में। 70 नंबर प्रश्न में किस अनुच्छेद में का संविधान अनुच्छेद के पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? 243 का ई, अनुच्छेद 243 का ई है पंचायतों के कार्यकाल को बताता है, अवधि को परिभाषित करता है अनुच्छेद 243 का ई कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। लेकिन इसका विघटन 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 71 में। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? यदि हम इसे देखें, न्याय पंचायतों की सिफारिश किसने किया था? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायतों में न्याय पंचायतों का गठन की सिफारिश की थी। वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और 1978 में अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली की संस्तुति दी थी अशोक मेहता समिति ने 1977 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 72 में। नीति आयोग ने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका गठन जनवरी 1915 में हुआ, यह भी सही है। यह सहकारी संघवाद का सिद्धांत प्रकाश करता है, यह भी सही है। कौन सही नहीं है? इसके एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होते हैं, यह सही नहीं है। हमसे पूछा कौन आंसर गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। 63 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा कार्यक्रम है जो रोजगार से संबंधित नहीं है? तो RMSA कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMS का मतलब हुआ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ये रोजगार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है? तो प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? प्लिनी ने। प्लिनी एक प्रमुख रोमन भूगोल वेत्ता थे, रोमन भूगोल वेत्ता थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं, इसमें दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 75 नंबर प्रश्न में। कौन सा अधिनियम है जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो इसमें समझने वाली बात है, किस अधिनियम के प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को किस में बदलता है? भागीदारी लोकतंत्र में। कौन सा अधिनियम? तो वो है 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 में जो हुआ था, वो भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर। ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में इसे लघु संविधान कहा जाता है। यदि 52वां संविधान संशोधन को देखें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन आया था और इसके तहत दल बदल कानून को दर्शाया गया था। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 61वां संविधान संशोधन को देखें तो 61वां संविधान संशोधन कब आया था? वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन आया था, 989 में आया था और इसमें उम्र सीमा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 में। प्रश्न नंबर 91 में यदि देखें, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो जफर खां था दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो जफर खां, चार ऑप्शन है, बलबन का, मोहम्मद बिन तुगलक का, या अलाउद्दीन खिलजी का, या इल्तुतमिश का। तो जफर खां था जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। जफर खां मंगोल से युद्ध करता हुआ मारा गया था। जफर खां की मृत्यु हुई थी मंगोलों से युद्ध करते हुए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम देखें अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल, तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से कब तक? 1316 ईस्वी तक था। ठीक है। और इल्तुतमिश का कार्यकाल देखें दोस्तों, तो इल्तुतमिश है 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा। इल्तुतमिश
कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं बदायूं के सूबेदार था इल्तुतमिश। बलबन का शासनकाल 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक, 1287 से लेकर 1287 तक बलबन का कार्यकाल था। बलबन का कार्यकाल। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल देखें तो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक था मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र था और यह प्रसिद्ध नेता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में 92 में भारत के किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया, भारत के किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो किस वर्ष बजट प्रस्तुत किया था जिसे काला बजट कहा जाता है? तो 1773 से 74 में जो बजट पेश किए गए थे उसे काला बजट के रूप में जाना जाता है। काला बजट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि बजट के बारे में पूछे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट के रूप में नहीं लिख करके वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बताया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि इसमें हम देखें बजट के बारे में और क्या आंसर हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था। यदि आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था तो आर के शनमुखम सेठी ने, लेकिन गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 93 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों कि अंग्रेज द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? अंग्रेज द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कब लागू किया गया? 1859 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 94 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो ये पूछा है दोस्तों कौन सी पर्वत चोटी है जो भारत में है। तो यदि हम देखें इसमें पर्वत चोटियों का, कुछ पर्वत चोटी इसमें अन्नपूर्णा है, मकालू है, कामेट है और नामचा वर्मा है। तो हम कामेट को देखें तो ये भारत में स्थित है। कामेट भारत में स्थित है, भारत में स्थित चोटी है कामेट। नामचा वर्मा कहाँ है? तो नामचा वर्मा चीन में स्थित है। भारत और चीन के सीमा पर स्थित है नामचा वर्मा। और मकालू को देखें, मकालू कहाँ स्थित है? मकालू आपको नेपाल और चीन के बॉर्डर पर मिलेगा मकालू। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। तीर चमोर कहाँ है? पाकिस्तान में। नंदा देवी भारत में है और नंगा पर्वत भी भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है? तो देखिए दोस्तों केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध मूल अधिकार है 15, 16, 19, 29, 30 किसमें है? 15, 16, 19, 29, 30 ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है दोस्तों। भाग 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर सभी शेष मौलिक अधिकार भारतीयों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। और केवल भारतीयों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 96 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य हमसे पूछा है कौन सा है, तो इसमें कहा जा रहा है COP28 की नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, जो गलत है। COP28 का आयोजन 2023 में हुआ दोस्तों दुबई में। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था COP28। और COP29 का आयोजन बैठक कहाँ होगा? तो COP29 का बैठक 2024 में यूरोप में होगा, पूर्वी यूरोप में होगा COP29 का बैठक। और COP30 का बैठक कब होगा? तो COP30 का बैठक ब्राजील में होगा। COP30 का बैठक, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा है पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, तो ये भी गलत है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 1995 में कहा जा रहा है दोस्तों। 1995 में पहला संयुक्त जलवायु परिवर्तन 1995 में आयोजित किया गया था, ये गलत है। नहीं, ये सही है दोस्तों, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और सी भी देखते हैं कथन में पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, तो ये गलत होगा दोस्तों। पेरिस फ्रांस में आयोजित नहीं किया गया था, ये जो था बर्लिन में आयोजित किया, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था पहला संयुक्त राष्ट्र
जलवायु परिवर्तन जर्मनी के बर्लिन में किया गया था, ना कि पेरिस में। तो कथन नंबर 20 सही है, तो इस पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, केवल 20 सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं 97 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है 97 में दिया गया है दोस्तों, इसमें है कि विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मानव जनसंख्या के आनुवांशिक में सुधार करता है? तो विज्ञान की वह संख्या यूजेनिक्स है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, यूजेनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 98 में। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व की अस्थायी रूप सिबोर्गियम नाम दिया गया है? अस्थायी रूप से सिबोर्गियम नाम दिया गया है किसको? तो अस्थायी रूप से सिबोर्गियम नाम दिया गया है तत्व 106 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, तत्व 106। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 90 में। प्रश्न नंबर 90 में है म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 100 की ओर। तो 100 में कहा गया है कि गुणसूत्र बनाने होते हैं, तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र है जो डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिक जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। 2 क्रोमैटिक जिस स्थान से जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। एक बावेरी एवं सटन ने गुणसूत्रवाद दिया है। गुणसूत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया है? बावेरी एवं सटन ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 101 की ओर। के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनाइन का होता है? तो विटामिन ए का सक्रिय रूप होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होती है दोस्तों। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत पौधे से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधिया, जीरकथेलेमिया आदि रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम यदि हम देखें तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और यदि आपसे पूछ ले विटामिन बी, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम B7 का रासायनिक नाम बायोटीन और B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल और B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 102 की ओर। सिद्धांत डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स ग्रेटर देन बराबर H/4 पाई क्या कहलाता है? तो ये हाइजेंसबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये क्या कहलाता है? हाइजेंसबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेंसबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आगे की ओर चलते हैं 103 की ओर। 103 में चले तो इसमें दिया गया है मैचिंग सजाने के लिए सजाना है। इसमें से चिकनी कह कौन सी पेशी चुंबकीय अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो अनैच्छिक पेशियों के रूप में कौन कार्य करता है? तो अनैच्छिक पेशियों के रूप में चिकनी पेशियां और हृदय की पेशियां कार्य करता है। हृदय की पेशियां और चिकनी पेशियां अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 104 की ओर। प्रश्न नंबर 104 में है, इसमें दिया गया है वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्ष्य सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो वह कौन सा वर्ग है जिसमें साझे लक्ष्य सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जीन्स के 2 स्पीसीज जिसमें साझे लक्ष्य ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें वह वर्ग चुनने के लिए कह रहा है जिसमें साझे लक्ष्य पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एक स्पीसीज और 2 व्यशिष्ट, एक स्पीसीज और 2 व्यशिष्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 105 में एम्फीबियन को एम्फीबियन में नहीं है। एम्फीबियन में क्या नहीं होते हैं? तो एम्फीबियन में क्या नहीं होते हैं? तो सल्क नहीं होते हैं एम्फीबियन में। एम्फीबियन में सल्क नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। एम्फीबियन में सल्क नहीं। एम्फीबियन वे जंतु हैं जो जल तथा स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। एम्फीबियन जल तथा स्थल दोनों में पाए जाते हैं। और ये त्रिकक्षीय हृदय श्लेष्म ग्रंथि द्वारा श्वसन अंगों जैसे त्वचा, मुख्य गुहा, फुसफुस और गलफड़ा युक्त असमतापी जंतु होते हैं।
तो इसके हृदय की क्या होता है, त्रिकोणीय होता है, 3 हृदय होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 105 से इसमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 121 नंबर प्रश्न में यदि हम देखते हैं तो किसकी कमी से बंधनता की और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है, किसकी कमी से होती है कमजोर दृष्टि और बंधनता, तो ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही आंसर होगा, विटामिन ए की कमी के कारण होती है दोस्तों। विटामिन ए की कमी के कारण बंधनता और क्या होता है, बंधनता और दृष्टि कमजोर होती है विटामिन ए के कारण। यदि हम विटामिन के को देखें तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का ना जमना होता है दोस्तों। विटामिन डी को यदि हम देखें, विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग ऑस्टोमलेशिया होता है। और विटामिन ई की कमी के कारण जन क्षमता कम होती है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कॉर्बिक रोग होता है। थायमिन की कमी, विटामिन बी, थायमिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। एच यानी बायोटीन, बायोटीन की कमी के कारण विटामिन 7 को कहते हैं बायोटीन, उसके कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। अब विटामिन बी3 पेलाग्रह रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 में 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने की आवश्यक बल क्या कहलाता है। तो इस वेग से गति बनाए रखने की आवश्यक बल क्या होगा, सो पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं आवश्यक बल बराबर होता है एफ बराबर ए में, क्या होगा, एफ बराबर ए में होता है सूत्र, ठीक है, ए बराबर ए में होता है। 2 केजी द्रव्यमान है, तो 2 केजी द्रव्यमान है तो कितना होगा, एम कितना हो गया, 2 हो गया दोस्तों, एम हो गया 2, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा, कह रहा कि कोई पिंड किसी घर्षण क्षैतिज मेज पर इतना मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। वो कितना से चल रहा है, नियत वेग से। तो नियत वेग से चलने का मतलब है कि वो हमेशा 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के चल रहा है। त्वरण क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। नियत वेग से चल रहा है, वेग आगे पीछे होता है तो त्वरण बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पर नियत वेग से चलने का मतलब है कि त्वरण उसका शून्य होगा। यदि त्वरण शून्य होगा तो एफ बराबर ए में होगा, तो एफ ए में है 2 और त्वरण है शून्य, तो गुना होने पर शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 0 न्यूटन होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 123 की ओर। तत्व ए बी सी डी और ई के परमाणु संख्या क्रमांक 9, 11, 13 और 12 तथा 13 है, 17, 12 और 13 है, तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है। तो कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी 9 और 17 समान समूह से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ICANN की सही पूर्ण रूप क्या है। तो ICANN की सही पूर्ण रूप होगा द इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें दिया गया है शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, शक्कर के इस परिवर्तन में क्या होता है। तो शक्कर के इस परिवर्तन में ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ऑक्सीकरण होता है। 126 नंबर प्रश्न में चलते हैं, यौनाहरण का वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। यौनाहरण में वृषणों में कौन सा कार्य नहीं होता है। तो ये जो है अपरा का विकास नहीं होता है यौना अवस्था में, और उसके बाद अपरा का विकास नहीं होता और एस्ट्रोजन का स्रावन नहीं होता है, एस्ट्रोजन का स्रावन नहीं होता है। 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं होता है। जनन कोशिका का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है, लेकिन ये दोनों का नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 127 की ओर। 127 में निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है दोस्तों। विद्युत का चालन एल्कोहल और ग्लूकोज विलयन में नहीं होता है। ग्लूकोज और एल्कोहल में विद्युत का चालन नहीं होता है। एल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। एल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। किसी भी यौगिक के विद्युत सुचालक होने के लिए आवश्यक है कि यौगिक में मुक्त आयन उपस्थित हो। H+ आयन उपस्थिति होने के कारण ही विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। तो यदि हम इसको देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 128 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित वाक्यों को चुने। तो एक वाक्य जो दिए हैं इसमें से कहा जा रहा है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यू निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य गलत है, इसके बाद विकल्प गलत वाक्य कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसमें फर्स्ट में है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है, बिल्कुल सही है। विटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्राव एवं प्रक्रिया को
ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में बांटा गया, ये भी सही है। मूलतः जगत और एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा एवं विषमपोषी हो सकते हैं, ये भी सही है। मूलतः जगत के जीव में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हमसे पूछा है कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 129 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड का गुण कौन नहीं है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर बी कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकर्णित नहीं कर सकता है, कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड का गुण क्या है, कोलाइड एक द्विसमांगी मिश्रण है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों की नगन आंखों से नहीं देखा जा सकता है कोलाइड को, और बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 130 में कहा गया है कि पी प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोध कितनी होगी। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों, तो प्रतिरोध पी ही होगी, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध पी होगी। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध केवल ताप एवं प्राकृतिक पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 131 की ओर। 131 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि प्रश्न नंबर 131 में यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित हो जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित हो जाती है तो स्प्रिंग है जो संकुचित होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रतिदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो प्रतिदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर सतत वर्ण पट्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 133 की ओर। इसमें कहा गया पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल अजैविक निम्नीकरण प्रस्तुत शामिल है। तो अजैविक निम्नीकरण की प्रस्तुति किसमें शामिल है, तो अजैविक निम्नीकरण की प्रस्तुति आपको प्लास्टिक प्रक्षालक और घास और प्लास्टिक बैकेलाइट और डीडीटी में शामिल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 134 की ओर। निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्मिक पदार्थ में निम्नीकृत कर सकता है। तो कौन सी अपरद को सरल अजैविक कार्य में निम्नीकृत कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी कवकीय एंजाइम को सरल अकार्मिक पदार्थों में निम्नीकृत किया जा सकता है, कवकीय एंजाइम को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 135 नंबर प्रश्न में दोस्तों, और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। 135 नंबर प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, इससे कुछ भी सीखने के लिए मिलता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, इसमें दिया गया है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है, तो एस्बेस्टस के कारण एम्फेसेमा नामक रोग होता है, एम्फेसेमा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एम्फेसेमा नामक रोग होता है एस्बेस्टस के कारण, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।